आइए एक एक बहुत ही अजीबोगरीब विरोधाभास की कल्पना करते हैं। मतलब एक ऐसा लड़का जिसका बचपन एकदम गरीबी में गुजरा हो। पिता रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाते थे। हाँ। और पढ़ाई लिखाई का ये हाल कि 10वीं की परीक्षा भी पास नहीं कर सका। और जुर्म की दुनिया में उसने इतनी कम उम्र में कदम रखा कि कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल। और फिर इस विरोधाभास का दूसरा पहलू देखिए। दशकों बाद वही लड़का, वही 10वीं फेल लड़का, देश की संसद में उसी सीट से जीतकर बैठता है जहां से फूलपुर सीट से, है ना? वही ऐतिहासिक फूलपुर सीट जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ा करते थे। अरे बाप रे, मतलब ये तो। और इस पूरी कहानी का अंत भी कोई आम अंत नहीं होता। दशकों तक खौफ का साम्राज्य चलाने वाले इस शख्स का अंत होता है राष्ट्रीय टेलीविजन पर, एकदम लाइव, कैमरों की चमक और मीडिया के सामने गोलियों की एक खौफनाक बौछार के साथ। सही कहा। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय अतीक अहमद है। लेकिन ये चर्चा सिर्फ एक व्यक्ति की जीवनी के बारे में नहीं है। आज हम अपनी स्रोत सामग्री के जरिए उत्तर प्रदेश के उस खतरनाक बाहुबली सिंडिकेट की कार्यप्रणाली को डिकोड करेंगे, जिसने दशकों तक पूरे सिस्टम को अपने नियंत्रण में रखा। बिल्कुल। इस सफर में हम समझेंगे कि अपराध, राजनीति और सत्ता का ये जो गठजोड़ है, ये आखिर काम कैसे करता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये सफर वास्तव में एक केस स्टडी है। ये सुनने वालों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक छोटे मोहल्ले की गरीबी और अंधी महत्वाकांक्षा जब अपराध के रास्ते से गुजरती है तो वो पूरे समाज के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन जाती है। हाँ। हम सिर्फ एक अपराधी के उदय और पतन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम की बात करेंगे जो ऐसे बाहुबलियों को जन्म देता है, उन्हें पालता है और फिर अंत में उन्हें खत्म भी कर देता है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से असल में इस जुर्म की दुनिया का बीज बोया गया था। 10 अगस्त 1962, प्रयागराज, जिसे तब इलाहाबाद कहा जाता था, उसका चाकिया मोहल्ला। अतीक अहमद का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर घर का खर्च निकालते थे। पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्पी थी नहीं और 10वीं में फेल होने के बाद स्कूल हमेशा के लिए छूट गया। जी। लेकिन हमारी स्रोत सामग्री बताती है कि रातों रात अमीर बनने की एक बहुत बड़ी और खतरनाक चाहत वहां मौजूद थी। और फिर आता है साल 1979। उम्र थी सिर्फ 17 साल। सिर्फ 17 साल। हाँ। और पहली हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। मैं यही सोच रही थी कि 17 साल की उम्र में कोई सीधे हत्या जैसा बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। देखिए, इस बिंदु पर मनोविज्ञान और उस दौर के माहौल का असर समझना बहुत जरूरी है। जब किसी के पास खोने के लिए कुछ खास ना हो, संसाधन कम हो और महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी हो, तो कई बार अपराध का शॉर्टकट सबसे आकर्षक लगने लगता है। शॉर्टकट। और 17 साल की उम्र में वो पहली हत्या सिर्फ गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। अगर हम इसे गहराई से देखें तो जुर्म की दुनिया में ये अपना खौफ स्थापित करने का एक स्टेटमेंट था। मतलब एक तरह का प्रोडक्ट लॉन्च। एक तरह का प्रोडक्ट लॉन्च। ये एनालॉजी मुझे बहुत दिलचस्प लगी। मतलब ये किसी कॉर्पोरेट स्टार्टअप की तरह ही काम कर रहा था, लेकिन प्रोडक्ट के नाम पर लोगों को सिर्फ खौफ बेचा जा रहा था। बिल्कुल सही। और 80 और 90 के दशक का वो दौर ऐसा था जब इलाहाबाद और उसके आसपास के इलाकों में ठेकेदारी, स्क्रैप बिजनेस और जमीनों पर कब्जे का खेल, ये सब बाहुबल से ही तय होता था। उस दुनिया में आपका खौफ ही आपकी सबसे बड़ी करेंसी होती है। हाँ, और जैसे एक स्टार्टअप अपने ऑपरेशंस को तेजी से स्केल करता है, वैसे ही चाकिया मोहल्ले से शुरू हुआ ये खौफ का स्टार्टअप पूरे प्रयागराज और आसपास के इलाकों में फैल गया। रंगदारी, जमीन हड़पना, अपहरण, सब कुछ। 80 और 90 के दशक तक तो ये एक पूरा नेटवर्क बन चुका था। स्रोत सामग्री के अनुसार पुलिस रिकॉर्ड में 100 से ज्यादा और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो 160 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। बाप रे, 160! हाँ, और इसी विस्तार के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक घटना होती है। यूपी सरकार संगठित अपराध को तोड़ने के लिए गैंगस्टर एक्ट लेकर आती है। अच्छा। ये कोई आम कानून नहीं था। इस एक्ट का मकसद था माफियाओं की उन संपत्तियों को जब्त करना जो उन्होंने अपराध से कमाई थी, और गिरोह के सरगना को सजा दिलाना, भले ही उसने खुद गोली न चलाई हो। और अतीक अहमद इस यूपी गैंगस्टर एक्ट का पहला शिकार बना था। लेकिन यहां मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। यूपी गैंगस्टर एक्ट जैसा सख्त कानून, पुलिस का इतना दबाव, 100 से ज्यादा केस,
फिर भी कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक इस सिस्टम से बचकर अपना साम्राज्य कैसे चला सकता है? सोचने वाली बात है। कोई तो तरीका रहा होगा जिससे ये स्टार्टअप बंद होने के बजाय बढ़ता ही गया। इसका जवाब हमें बाहुबलियों की उस रॉबिनहुड छवि में मिलता है, जिसे ये सिंडिकेट बहुत सोच समझकर डिजाइन करता है। रॉबिनहुड छवि? हाँ, अगर हम स्टार्टअप वाली एनालॉजी को ही आगे बढ़ाएं तो ये उनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR था। सिर्फ खौफ और बंदूक के दम पर कोई भी लंबा नहीं टिक सकता। सिस्टम से बचने के लिए एक बहुत मजबूत सामाजिक ढाल चाहिए होती है। अच्छा, तो वो लोगों की मदद करते थे? बिल्कुल। इस सिंडिकेट ने गैर कानूनी तरीके से कमाए गए अथाह पैसे का एक हिस्सा उन करीब लोगों की मदद में लगाना शुरू किया जिन्हें सरकारी सिस्टम से कोई उम्मीद ही नहीं थी। मतलब किसी की बेटी की शादी करवा दी या किसी बीमार का अस्पताल में इलाज करवा दिया, ऐसा कुछ? एकदम सही। जब किसी गरीब को अचानक से बिना किसी कागजी कार्रवाई के मदद मिल जाती है तो वो मदद करने वाले के अपराधों को अनदेखा कर देता है। बात तो सही है। ये माफियाओं की एक क्लासिक रणनीति होती है, सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर खुद को मसीहा साबित करना। इसका नतीजा यह होता है कि जब पुलिस या कानून किसी बाहुबली पे हाथ डालने की कोशिश करता है तो यही जनता उसके बचाव में खड़ी हो जाती है। अरे! पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं और सबसे बड़ी बात, इस सामाजिक समर्थन के कारण कोई भी गवाह कोर्ट में गवाही देने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। जब गवाही मुकर जाएंगे तो गैंगस्टर एक्ट हो या कोई और कानून, वो अदालत में टिक नहीं पाता। ये एक बहुत ही गहरी बात है, यानी अपराध को एक तरह की सामाजिक स्वीकृति मिल गई थी। बिल्कुल। लेकिन जब आपका ये खौफ का स्टार्टअप एक बहुत बड़ा अंपायर बन जाता है तो उसे सिर्फ स्थानीय पुलिस या जनता के समर्थन से तो नहीं बचाया जा सकता ना। और यहीं से कहानी में एक बेहद दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ। जब जुर्म का साम्राज्य विशाल हो जाए तो उसे बचाने के लिए सबसे बड़ी ढाल की जरूरत होती है, और वो ढाल है खुद उस सिस्टम का हिस्सा बन जाना जो कानून बनाता है, मतलब राजनीति में प्रवेश। सही कहा। इसे हम जुर्म के सिंडिकेट का IPO कह सकते हैं। IPO? जी। जब कोई लोकल गैंग इतना बड़ा हो जाता है कि उसे राज्य स्तर के संरक्षण की जरूरत पड़ने लगे तो वो राजनीति की ओर रुख करता है। और ये सफर आंकड़ों में बहुत चौंकाने वाला है। 1989 में पहली बार इलाहाबाद वेस्ट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बनना, उसके बाद 1991, 1993 और 1996 में लगातार जीत दर्ज करना, कुल 5 बार विधायक। इस दौरान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे बड़े राजनीतिक दलों के साथ भी गठजोड़ हुआ। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। क्या? बड़ी और स्थापित राजनीतिक पार्टियों के पास तो अपना खुद का बहुत बड़ा संगठनात्मक ढांचा होता है। वे किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी का टिकट क्यों देंगी जिस पर हत्या और अपहरण के दर्जनों केस हों? बिल्कुल वाजिब सवाल है। इससे तो पार्टी की छवि खराब होनी चाहिए ना। राजनीतिक दल ऐसा जोखिम क्यों उठाते हैं? ये सवाल सीधा हमारे उस दौर के लोकतांत्रिक ढांचे की एक बहुत गहरी खामी को उजागर करता है। इसे समझने के लिए हमें उस वक्त की राजनीति के एक खास शब्द को समझना होगा, विनेबिलिटी। विनेबिलिटी यानी चुनाव जीतने की क्षमता। एकदम सही। राजनीतिक दलों को सत्ता चाहिए होती है और सत्ता के लिए नंबर चाहिए होते हैं। जब किसी बाहुबली के पास 3 चीजें एक साथ मौजूद हों। कौन सी 3 चीजें? पहला, अथाह काला धन, जिससे वो पूरे चुनाव को फंड कर सके। दूसरा, खौफ, जिससे वो बूथ मैनेजमेंट कर सके और विरोधियों को डरा सके। और तीसरा, वो रॉबिनहुड छवि, जिसकी वजह से उसके पास एक पक्का और वफादार वोट बैंक हो। यानी वो एक ऐसा पैकेज बन जाता है जो हर हाल में सीट निकाल कर देगा ही देगा। सटीक कहा आपने। बड़ी पार्टियां अक्सर ऐसे क्षेत्रों में जहां उनका अपना संगठन कमजोर होता है, इन बाहुबलियों को एक एक फ्रेंचाइजी की तरह इस्तेमाल करती हैं। वे ये नहीं देखती हैं कि उम्मीदवार पर कितने केस दर्ज हैं। हाँ, उनका सारा ध्यान बस इस बात पर होता है कि क्या ये उम्मीदवार उन्हें एक सीट दिला सकता है या नहीं। बिल्कुल। इस तरह जो पैसा और ताकत जुर्म से कमाई गई थी, उसने राजनीति के सबसे बड़े दरवाजे खोल दिए। फूलपुर लोकसभा सीट से अतीक अहमद का सांसद बनना, ये वो सीट थी जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन हमारी स्रोत सामग्री में एक बहुत ही डराने वाली बात भी कही गई है। तथ्य बताते हैं कि जब ये व्यक्ति जेल में होता था तब भी सांसद और विधायक उसके फोन पर नाचते थे। जी। जेल में बैठकर चुनाव लड़ना, अपनी मर्जी के जज बदलवा लेना, मतलब ये कैसे मुमकिन है कि एक कैदी जेल के अंदर से पूरा प्रशासन चला रहा हो?
ये तो हद है। देखिए, जब कोई खुद संसद या विधानसभा में बैठकर कानून बनाने वाली प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है, तो प्रशासन और पुलिस का उसके सामने नतमस्तक होना एक कड़वी प्रशासनिक सच्चाई बन जाती है। बाप रे। जेल से सिंडिकेट चलाना या जज बदलवा लेना उसी प्रशासनिक पंगुता का नतीजा था। जब अधिकारियों को यह पता हो कि जिस अपराधी को वे आज गिरफ्तार कर रहे हैं वो कल चुनाव जीतकर उनका बॉस बन सकता है, उनका ट्रांसफर करवा सकता है, तो कोई भी अपनी जान और करियर दांव पर क्यों लगाएगा? बात तो सही है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका था जहां रक्षक और भक्षक के बीच की लकीर पूरी तरह मिट चुकी थी। ये सच में एक खौफनाक तस्वीर है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब कोई असीमित सत्ता और खौफ के शिखर पर होता है तो उसके दुश्मन भी उसी कद के बनने लगते हैं। बिल्कुल। और जब दुश्मनी इस स्तर पर पहुंचती है तो पतन की शुरुआत होती है। हमारी स्रोत सामग्री 2005 के राजू पाल हत्याकांड का जिक्र करती है। राजू पाल, जो एक बीएसपी विधायक थे और इस सिंडिकेट के कट्टर राजनीतिक दुश्मन बन चुके थे, उनकी सरेआम हत्या कर दी गई। और ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी। इस घटना की क्रूरता देखिए। स्रोत सामग्री बताती है कि राजू पाल को दिन दहाड़े 19 गोलियां मारी गई थी। 19 गोलियां? जी, 19 गोलियां। किसी एक व्यक्ति को मारने के लिए इतनी गोलियों की क्या जरूरत है? माफिया की दुनिया में हत्याएं सिर्फ किसी को रास्ते से हटाने के लिए नहीं की जाती, वे एक संदेश देने के लिए की जाती हैं। यूं का विज्ञापन होता है। 19 गोलियां ये बताने के लिए थी कि अगर कोई हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने या आवाज उठाने की जरूरत करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन ये असीमित अहंकार और इस तरह का खुला आतंक अक्सर पतन का सबसे बड़ा कारण भी बनता है। हाँ। ये घटना इतनी बड़ी थी कि इसने सत्ता के गलियारों में भी बेचैनी पैदा कर दी। और ये पतन एक झटके में नहीं हुआ, बल्कि इसकी गूंज दशकों तक सुनाई दी। सालों बाद 2023 में उसी राजूपाल केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की सरेआम हत्या कर दी गई। इसी उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक को अंततः उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है परिवार का इसमें शामिल होना। ये बहुत अहम पहलू है। मतलब एक आदमी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपराध करता है, ये तो समझ आता है, लेकिन उसने अपने पूरे परिवार को इस दलदल में धकेल दिया। 1996 में शाइस्ता परवीन से शादी हुई, उनके 5 बेटे उमर, अली, असद, हेजम और अबान, और साथ में भाई अशरफ, सब के सब इस आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा बन गए। जी। यूपी सरकार को इनकी 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त करनी पड़ी। ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। 11,000 करोड़ रुपए। ये कोई मोहल्ले की गुंडागर्दी नहीं रह गई थी, ये एक समानांतर अर्थव्यवस्था थी। बिल्कुल। पर कोई इंसान अपनी ही पत्नी और बच्चों को इस आग में क्यों झोंकेगा? इसे समझने के लिए हमें गैर कानूनी अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके को देखना होगा। जब आपके पास 11,000 करोड़ रुपए की ऐसी संपत्ति हो जिसका कोई कानूनी हिसाब किताब ही नहीं है, तो आप बाहर के किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपके सिंडिकेट का मैनेजर बन जाए तो वो पुलिस से मिलकर आपको धोखा दे सकता है और पूरी संपत्ति हड़प सकता है। आप कोर्ट तो जा नहीं सकते कि भाई फला आदमी ने मेरा काला धन चुरा लिया। हाँ, वो तो है। यानी ट्रस्ट का सबसे बड़ा संकट। एकदम सही। इसलिए ऐसे सिंडिकेट हमेशा एक फैमिली बिजनेस में तब्दील हो जाते हैं। उत्तराधिकार परिवार के ही खून में रहना चाहिए, यही माफिया की सोच होती है। भाइयों को, पत्नी को और फिर बेटों को इस सिस्टम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लाया जाता है ताकि पैसे और ताकत पर पूरा नियंत्रण बना रहे। बिल्कुल। लेकिन इसका सबसे भयानक नुकसान ये होता है कि जब सत्ता बदलती है या कानून का शिकंजा कसता है तो पूरा का पूरा परिवार एक साथ रडार पर आ जाता है। 2023 में बेटे असद का पुलिस इनकाउंटर इसी पारिवारिक संलिप्तता का सबसे दुखद और हिंसक परिणाम था। और असद के एनकाउंटर के मात्र 2 दिन बाद वो घटना घटी जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। जी। 15 अप्रैल 2023 का वो दिन। दशकों तक जिन सड़कों पर खौफ का राज चला, उन्हीं सड़कों पर पुलिस कस्टडी में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। कैमरों की चमक थी, पुलिस का भारी घेरा था। और तभी 3 हमलावर जो पत्रकार बनकर आए थे, लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट पर अतीक और अशरफ पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये घटना इतनी सिनेमाई है और साथ ही इतनी खौफनाक भी कि कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि पुलिस कस्टडी में होते हुए भी मौत इस तरह से सामने आ सकती है। ये घटना बाहुबली संस्कृति का सबसे बड़ा और कड़वा सच है। जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के मन में डर पैदा करके और हिंसा के बल पर एक साम्राज्य बनाता है, अक्सर वो खुद उसी हिंसा का शिकार होकर मारा जाता है। लाइव कैमरे पर हुई ये घटना सिर्फ 2 अपराधियों की मौत नहीं थी। तो क्या थे?
ये उस भ्रम का टूटना था जो दशकों से पाला जा रहा था। ये साफ दिखाता है कि अपराध की दुनिया में कोई भी कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता, चाहे उसके पास कितनी भी सत्ता, पैसा या सुरक्षा क्यों ना हो। ये एक बहुत ही गहरा विचार है, मतलब जो बोया वही काटा, और इसके बाद तो पूरा परिवार ही बिखर गया। बिल्कुल। पत्नी शाइस्ता परवीन फरार हो गई, बेटे जेल में है या मारे गए। तीनों हमलावरों की तुरंत गिरफ्तारी हुई और जांच चल रही है। 11,000 करोड़ का वो साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह नहीं, बल्कि एक भारी इमारत की तरह जमींदोज हो गया। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक है। ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये हमारे सिस्टम और समाज के लिए एक चेतावनी है। हाँ, सोचिए, एक तांगे वाले का बेटा अपने दम पर देश की संसद तक पहुंच गया था। अगर ये सफर ईमानदारी और सही रास्ते से तय किया गया होता तो ये हमारे लोकतंत्र की कितनी खूबसूरत और प्रेरणादायक कहानी होती। सच में। लेकिन जल्दी अमीर और ताकतवर बनने के लिए चुना गया शॉर्टकट और अपराध का रास्ता अंततः सब कुछ खत्म कर देता है। सच्ची और स्थायी प्रगति सिर्फ मेहनत और ईमानदारी के रास्ते से आ सकती है। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी एक सिस्टम की कमियों, महत्वाकांक्षा की अंधी दौड़ और उसके खौफनाक अंजाम का एक जीता जागता दस्तावेज है। लेकिन आज के इस सफर को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री के आधार पर उभरने वाले एक ऐसे विचार पर रोशनी डालना जरूरी है जो शायद सीधे तौर पर कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। कौन सा विचार? देखिए, आज वो 11,000 करोड़ का आपराधिक साम्राज्य जब्त हो चुका है। खौफ का वो पूरा गिरोह बिखर चुका है। लेकिन आइए सोचते हैं, जब दशकों पुराना इतना बड़ा खौफ और सत्ता का ढांचा रातों रात गिरता है तो जो एक विशाल खालीपन, एक वैक्यूम पैदा होता है, उसका क्या होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या 11,000 करोड़ की वो समानांतर अर्थव्यवस्था और जमीन से लेकर राजनीति तक फैली वो शक्ति संरचना अचानक से हवा में गायब हो जाती है? या फिर अंधेरे कोनों में कोई नया चेहरा, कोई नया गिरोह उस खाली जगह को भरने के लिए अभी से तैयार हो रहा है? सोचने वाली बात है। क्या अपराध का ये इकोसिस्टम सच में एक झटके में खत्म हो जाता है, या वो सिर्फ अपना रूप और चेहरा बदल लेता है? सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक बेचैन रखेगा। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इस सोच विचार के सफर में साथ चलने के लिए शुक्रिया। आगे भी ऐसी ही परतों को खोलते रहेंगे।